गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि आधारभूत संकल्पनाएं या किसी भी विषय की बेसिक कंसेप्ट्स क्या होती है। कोई भी विषय है, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ मान्यताएं होती है, जिनके सहारे वो अपने विषय क्षेत्र का विस्तार करता है और उसी संकल्पनाओं के सहारे हम उस विषय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, उस विषय का अध्ययन करते हैं। तो ये जो संकल्पनाएं होती है, बेसिक संकल्पनाएं, वो एक प्रकार से सब्जेक्ट का प्रारूप निर्धारित करती है कि अध्ययन किस सीमा तक किया जाएगा, किस प्रकार का अध्ययन किया जाएगा और इस अध्ययन में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा। तो यानी किसी भी विषय का हमें अध्ययन करने के लिए उसकी संकल्पनाओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब कई चीज़ें होती है, जैसे किसी विषय का परिभाषा होती है, किसी विषय की परिभाषा होती है, विषय क्षेत्र होता है, संकल्पनाएं होती है, इन सभी में भेद होता है, जिनके बारे में हम देखते हैं कि इन सभी में क्या भेद होता है। ये परिभाषा से संकल्पनाएं भिन्न होती है, सिद्धांत भी भिन्न होते हैं। इस प्रकार क्या भेद होता है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, परिभाषा किसी भी सब्जेक्ट का उद्देश्य और दृष्टिकोण को व्यक्त करती है कि इस सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है। कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी अध्ययन का हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो और वो उस उद्देश्य का पता हमें परिभाषा के द्वारा चलता है। इसी प्रकार दृष्टिकोण, कि सब्जेक्ट का दृष्टिकोण क्या होगा, सब्जेक्ट किस दृष्टि से देख रहा है विषय वस्तु को या संसार को या मानव को, इसके बारे में भी हमें परिभाषा से पता चलता है। लेकिन इसकी जो संकल्पनाएं हैं वो क्या होती है। देखिए, संकल्पनाओं के द्वारा किसी भी विषय का प्रारूप निर्धारित किया जाता है, उसके अध्ययन क्षेत्र का प्रारूप निर्धारित किया जाता है और वह एक प्रकार से विषय अपनी प्रवृत्ति निर्धारित करता है कि किस प्रकार से वह अध्ययन करेगा। और संकल्पनाएं जो है वो एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना का अभ्युदय होता है, यानी एक संकल्पना से ही दूसरी संकल्पना बनती है, फिर उसके पश्चात में उससे तीसरी संकल्पना निकलती है। इस प्रकार से संकल्पनाएं परस्पर अंतर संबंधित होती है। अभी हम आर्थिक भूगोल की जो प्रमुख बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं, उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे और तब हमें इसके बारे में और अधिक अच्छे से मालूम पड़ेगा कि संकल्पना क्या होती है। देखिए, आर्थिक भूगोल की सबसे जो पहली संकल्पना है वो है आर्थिक भूदृश्यों की संकल्पना। देखिए, आर्थिक भूदृश्यों के बारे में पहले भी हमने काफ़ी चर्चा की है। आर्थिक भूदृश्यों का मतलब होता है कि मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए धरातल के ऊपर जो भी गतिविधि करता है और जिसके कि चिन्ह छोड़ता है धरातल के ऊपर, वो उसके परिणाम स्वरूप जो नवीन भूदृश्य बनते हैं या जो नवीन प्रक्रम स्थापित होते हैं, वे सभी आर्थिक भूदृश्यों की श्रेणी में आते हैं। और यह हमें विदित है कि कोई भी मानव कहीं भी अपने जीविकोपार्जन के लिए उसको कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि करना अनिवार्य होता है और इन आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जो नया स्वरूप उभरता है उसको हम बोलते हैं आर्थिक भूदृश्य। अब देखिए, आर्थिक भूदृश्यों के अर्थतंत्र के कई प्रारूप हो सकते हैं, कई रूप हो सकते हैं उसके, जैसे कृषि है, उद्योग है, व्यापार है। ये सभी एक समुच्चय उत्पन्न करते हैं, सभी परस्पर संबंधों के द्वारा एक समुच्चय उत्पन्न करते हैं और इसी समुच्चय को हम बोलते हैं आर्थिक भूदृश्य। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी भी प्रदेश में केवल कृषि ही हो रही है या किसी भी प्रदेश में केवल उद्योग ही चल रहे हैं। आर्थिक क्रियाएं सभी प्रकार की होती है, कृषि भी होती है, उद्योग भी चलते हैं, परिवहन भी होता है, व्यापार वाणिज्य भी होता है। लेकिन किसी प्रदेश विशेष में कोई गतिविधि अधिक की जाती है, जबकि दूसरी गतिविधि है वो बहुत ही कम की जाती है। जबकि दूसरे प्रदेश में हो सकता है वो गतिविधि प्रधान गतिविधि हो और जो पहले प्रदेश में मुख्य गतिविधि है वो दूसरे प्रदेश में गौण गतिविधि हो। तो इस प्रकार से इन सभी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप एक आर्थिक समुच्चय उत्पन्न होता है, जिसको हम आर्थिक भूदृश्य कहते हैं। आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव जर्मन शब्द लैंडशाफ्ट से हुआ है। लैंडशाफ्ट शब्द का मतलब होता है एक प्रदेश जिसमें कि
चूँकि प्रदेश है उसके एक तो उसकी बाह्य सीमा होगी और एक उसका आंतरिक स्वरूप होगा। तो यानी जो बाह्य सीमा और आंतरिक स्वरूप जो है उसको जर्मन भाषा में लैंडशाफ्ट के नाम से जाना जाता है। और इसी लैंडशाफ्ट की संकल्पना के परिणाम स्वरूप आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव हुआ। और तो इस प्रकार से आर्थिक भूदृश्य जो है वो कोई कल्पना की वस्तु नहीं है, यह एक गोचर तत्व है जिसको कि हम देख सकते हैं, जो कि अपने धरातल के ऊपर अपने निश्चित चिन्ह छोड़ता है। तो इस प्रकार से यह आर्थिक भूदृश्य किसी प्रदेश के आर्थिक कार्यकलाप के भौतिक स्वरूप को भी प्रदर्शित करता है। और किसी भी प्रदेश में जैसे कई प्रकार की गतिविधियां होती है, जैसे औद्योगिक, व्यापारिक है या अन्य प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां होती है, उनमें जैसे भिन्न भिन्न गतिविधियां होती है, उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की तत्वों की प्रधानता होती है। जैसे औद्योगिक व्यापारिक अर्थतंत्र वाले समाज में उद्योगों की प्रधानता होती है, उद्योगों का महत्व अधिक होता है। और जो प्रारंभिक लोग होते हैं वहाँ पे इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है जो कि बहुत ही आदिम अवस्था में होती है, जैसे मछली पकड़ना है या लकड़ी काटना है या आदिम ढंग की कृषि करना है। तो इस प्रकार से इन समस्त गतिविधियों के मिलने से एक आर्थिक भूदृश्य का उद्भव होता है। देखिए, जर्मन विद्वान रुडोल्फ वेटगेंस ने इसके बारे में क्या कहा है, आर्थिक भूदृश्यों की जो संकल्पना है इस पर बोलते हुए कहते हैं वे आर्थिक भूदृश्य के बारे में कि आर्थिक भूगोल का चरम लक्ष्य आर्थिक भूदृश्यों का रूपण तथा इसका व्यवहारिक उद्देश्य मनुष्य द्वारा आर्थिक कार्यों के लिए प्रकृति का उपयोग करने में अधिकतम कुशलता प्राप्त करना है। इसी प्रकार ओट्रेम्बा ने भी कहा है कि आर्थिक भूगोल का चरम लक्ष्य आर्थिक भूदृश्यों की व्याख्या करना है। तो ये संकल्पना हुई आर्थिक भूदृश्यों की संकल्पना। अभी दूसरी संकल्पना है आर्थिक भूदृश्य स्थितिक नहीं वरना गत्यात्मक है, जिसका निरंतर परिवर्तन तथा सतत क्रम विकास होता है। देखिए, प्रकृति में कोई भी वस्तु स्थितिक या स्थिर नहीं होती, और इसको हम मानव भूगोल के एक सिद्धांत के रूप में भी पढ़ते हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत। प्रत्येक वस्तु परिवर्तित होती रहती है, भले या तो वो घट रही है या फिर वो बढ़ रही है। अधिकतर सजीवों में वृद्धि होती है, एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है, और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें क्षय होता है, वो निरंतर घटती रहती है। जैसे कोई पर्वत है, पहाड़ है या कोई भी चीज़ है, उसमें निरंतर क्षय होता रहता है, वो घटती रहती है। तो वैसे ही आर्थिक भूदृश्य है वो भी कोई स्थितिक गतिविधि नहीं है। जैसे मान लीजिए आज किसी प्रदेश में कृषि की गतिविधि बहुत ज़्यादा की जा रही है, तो कालांतर में हो सकता है वहाँ पे उद्योग स्थापित हो जाएं और कृषि एक गौण आर्थिक क्रिया के रूप में सामने आए। तो यानी आर्थिक भूदृश्य है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, चूँकि मनुष्य अपनी कुशाग्र बुद्धि से, अपने परिश्रम से उसमें निरंतर परिवर्तन करता रहता है, नित्य नवीन प्रयोग करता रहता है, नवीन खोजें करता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक भूदृश्य जो है उसमें परिवर्तन होता है और उसका एक निश्चित सतत विकास क्रम होता है। यानी पहले जैसे कोई कृषि समाज है, फिर औद्योगिक समाज बना, फिर उसमें जो तृतीयक गतिविधियां होती है हमारी, उनकी प्रधानता हो जाती है। तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता रहता है। और दूसरी बात ये है कि जो आर्थिक भूदृश्य हैं वो मनुष्य के विभिन्न काल में जो आर्थिक गतिविधियां जो स्थापित हुई है, जो महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि रही है, उनकी छाप भी उनके ऊपर हमें देखने को मिल जाती है। उनमें उसके कुछ कोई ना कोई अवशेष चिन्ह मिल जाते हैं कि इस युग में कृषि की प्रधानता थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो उसके अवशेष देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय कृषि व्यवस्था भी उन्नत अवस्था में थी और व्यापार वाणिज्य भी इस समय होता था। तो यानी कोई भी आर्थिक गतिविधि किसी भी समय में हुई है वो अपने कोई न कोई अवशेष चिन्ह अवश्य छोड़ती है। अब इसमें हमने जो सतत क्रम विकास का जो जिक्र किया है, इसको एक दूसरे उपागम में भी क्रम विकास उपागम के रूप में भी हम देखते हैं। और इसी का प्रयोग करके वेबर और अन्य जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने आर्थिक भूदृश्य के जो
अपने जो सिद्धांत दिए हैं, आर्थिक तंत्र में विभिन्न उद्योगों की स्थापना एवं सामान्य आर्थिक सिद्धांत जो प्रतिपादित किए हैं, वो सिद्धांत इसी उपागम को अपना करके किए हैं, इसी के आधार पर किए हैं। धन्यवाद। आगे के संकल्पनाओं के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे।